सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इग्नू का थर्ड ईयर का जो कोड है BPCS 142 का आज का फर्स्ट आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है और आपका पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास पर चर्चा कीजिए। यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने विश्व नीति व्यवस्था और दृष्टिकोण पर उनके बारे में चर्चा करना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की परिभाषा की बात कर ली जाए तो ब्रिटिश औपनिवेशवाद सत्ता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप मुख्य रूप से विदेश नीतियों के रूप में देखा जाता है, जिसके माध्यम से भारत की विश्व स्तर पर यानी कि भारत की जो विश्व स्तर पर अपना विकास पूर्ण रूप से करने के समझ हो पाया है। यानी कि भारत जो है अपना विश्व स्तर पर आज देखा जाता है विदेश नीति में पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व स्तर पर अपना विकास कर रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर ली जाए कि भारत की विदेश नीति अपनाने का जो कारण रहा या फिर उसके जो अपनाने का समय अवधि रहा या फिर समय काल रहा, वो आपको देखा जाता है 1932 में। 1932 में सर्वप्रथम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था विदेश नीति को भारत में लाया गया या फिर विदेश नीति के रूप में उनका मुख्य यानी कि उनका जो फेस आउट था वो पूर्ण रूप से विदेश नीति की तरफ बढ़ता नजर आया है। तो उस स्थिति में उन्होंने भारत को जिस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशवाद की जो सत्ता था हमारे भारत में, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए तथा विदेश नीति के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विदेश नीति का रुख पकड़ा या फिर अपनी तरफ खींचा। तो उस स्थिति में भारत का विकास के बारे में विदेश नीति को अपनाया गया। यानी कि पहला पॉइंट ले लिया जाए, यानी कि विदेश नीति को क्यों अपनाया गया, भारत के विकास के बारे में अपनाया गया। विश्व स्तर पर भारत की पहचान फ्रेंड्स, ये आपको देखा जाता है कि आपका जो वीडियो है उसके अंतर्गत ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये बता दिया कि विदेश नीति को पूर्ण रूप से भारत में क्यों अपनाया गया था, तो उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसकी बात कर ली जाती है भारत की यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की। जिस प्रकार आपको देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की विकास स्तर है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माता या फिर बोल सकते हो उनके द्वारा ही राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लीजिए तो भारत ने यानी कि आपका जो पॉइंट बनता है दृष्टिकोण के रूप में विदेश नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्वप्रथम हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब इनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत विदेश नीति को पूर्ण रूप से 1932 से ही इन्होंने अपनाया है। और जब राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास देखने को मिलता है पूर्ण रूप से हमारी स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद यहाँ पे 5 आपके प्रधानमंत्रियों ने मुख्य रूप से अपने आप में आगे बढ़ा है। जैसे कि आपके आ जाते हैं, आपकी पहली बात कर लीजिए तो आपके जो लाल बहादुर शास्त्री है, उसके बाद इंदिरा गांधी है, उसके बाद आपके आ जाते हैं मोरारजी और चरण सिंह, उसके बाद आपके आ जाते हैं आपके राजीव गांधी। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि ये पांचों प्रधानमंत्री यानी कि पीएम इन पांचों पीएम के द्वारा ही विदेश नीति को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत ये भी देखने को आता है कि विदेश नीति के माध्यम से हमारे भारत में एक अलग विश्व स्तर पर भारत की पहचान बनी जाती है। तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने गुट निरपेक्षता की भावना जिस प्रकार आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देखी जाती है कि इन्होंने गुट निरपेक्षता की स्थिति पूरे भारत में लगाया। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपको देखा जाता है कि स्थिति जो हमारा दो महाविचारों के रूप में देखा जाता है या फिर दो महाशक्तियों के रूप में देखा जाता है, तो उन महाशक्तियों से अपने आप को अलग रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। तो विदेश नीति के साथ साथ इन्होंने गुट निरपेक्षता की भावना पर अपने आप में आगे बढ़ते गए। विदेश नीति को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसलिए अपनाया गया कि हमारे देश में हमारी खुद एक पहचान बन सके। जो जवाहरलाल नेहरू थे पूर्ण रूप से जानते थे कि
कि हमारे देश में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने पूरी तरह से अपने आप को सत्ताधार रूप में 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया। तो उस स्थिति में इन्होंने अब ये पूर्ण रूप से भारत को आजाद करवाना चाहते थे, स्वतंत्र करवाना चाहते थे, ताकि अब भारत किसी और देश का गुलाम ना रहे, या फिर भारत खुद स्वयं एक अपना बोल सकते हो कि एक सेल्फ इंडिपेंड हो सके, यानी कि खुद पे डिपेंड हो सके। तो उस स्थिति में इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अलग अलग देशों के साथ नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। तब इस स्थिति में देखा जाता है जो आपके कांग्रेस की व्यवस्था थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की व्यवस्था थी, तो आपको गुट निरपेक्षता के साथ साथ अलग अलग चरणों में देखा जाता है कि गुट निरपेक्षता के साथ साथ नीतियों का निर्माण किया गया, विदेशी नीतियों का निर्माण किया गया है। अब बात कर लीजिए जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा देखा जाता है कि जिस प्रकार से हमारा 1965 यानी कि उस 1965 के यानी कि 1965 में जो हमारा पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, तो उस स्थिति में शांति की व्यवस्था को अपनाए रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए वो ताशकंद देश में गए थे, लेकिन आपातकाल की व्यवस्था की या फिर बोल सकते हो अचानक उनकी मृत्यु होने के कारण वो ताशकंद समझौता इनकम्प्लीट भी देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में देखा जाता है कि अलग अलग प्रधानमंत्री जो कि यानी कि 5 प्रधानमंत्रियों ने अपना रुख विदेश नीति की तरफ मोड़ा। तो उस स्थिति में आपको 1965 की व्यवस्था ही आपको सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपका पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध रहा है, उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान पर संधि यानी कि शांति संधि को पूर्ण रूप से ताशकंद संधि के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन यह संधि और देशों के द्वारा या फिर बोल सकते हो कि आतंकवादियों के द्वारा नहीं ना हो सके, इसलिए रोका गया। और देखा जाता है कि यहाँ पे उनकी हत्या को एक हार्ट अटैक के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो एक हत्या के रूप में देखा जाता है, उनकी मृत्यु को हत्या का रूप दिया जाता है, इसे समझा जाता है। तो उस स्थिति में देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने नीति व्यवस्था या फिर शांति को बरकरार रखने के लिए रखने के लिए ही अपने बोल सकते हो कि इनकी जान लाल बहादुर शास्त्री की चली गई थी। तो उस परिस्थिति में आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाया। उसके बाद आ जाते हैं हमारी जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा या फिर बोल सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जिस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाया गया था, और लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए गुट निरपेक्षता को अपनाया। तो उस स्थिति में जो इंदिरा गांधी थी, उनके द्वारा गुट निरपेक्षता को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, उसे रोक दिया गया, और उनके द्वारा खुद के नियम और कानून व्यवस्था लागू किया। वो ये चाहती थी ताकि हमारा यानी कि खुद का एक वर्चस्व, जिस प्रकार नेहरूवादी व्यवस्था थी भारत में, उस व्यवस्था में तो वो चाहते थे कि यहाँ पे इंदिरा गांधी व्यवस्था भी देखने को आए। इसलिए अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने अनुसार नीतियों का निर्माण किया जाने लगा उनके द्वारा। तो उस स्थिति में आपको देखा जाता है कि पोखरण जो सम्मेलन था, यानी कि 1974 में आपका पोखरण सम्मेलन हुआ, कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से असफल भी रहा। अब उसके बाद बात कर ली जाए, उन्होंने अपने आपातकाल की स्थिति भी भारत में लाई, और जिसे हम काला दिन के नाम से या फिर बोल सकते हो कि ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। तो उस स्थिति में आपने देखा कि विदेश नीति के ना ध्यान देकर उन्होंने अपनी व्यवस्था, अपने वर्चस्वता को बढ़ाए रखने के लिए, अपना बोल सकते हो कि दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को कार्यरत रहा। तो उसके बाद हमारे जो तीसरे प्रधानमंत्री या फिर चौथे प्रधानमंत्री की बात आ जाता है, तो उसमें आपके मोरारजी देसाई तथा चरण सिंह आ जाते हैं। मोरारजी देसाई और चरण सिंह के द्वारा फिर से गुट निरपेक्षता को अपनाया गया। मोरारजी देसाई और चरण सिंह उन्होंने फिर से गुट निरपेक्षता को अपनाया अपने समय काल अवधि में, और उन्होंने विदेश नीति पर ध्यान दिया और शांति सम्मेलन के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद फिर से आपकी इंदिरा गांधी एंट्री करती है। उसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, इंदिरा गांधी का जो एंट्री होता है 1980 के आसपास देखने को मिलता है। अब उस स्थिति में फिर से वो प्रधानमंत्री बनकर आती है, तो फिर से वो गुट निरपेक्षता की नीति को खारिज करके या फिर रोक कर वो फिर से अपनी नीतियों का विकास करने लगती है, या फिर नीतियों की बनाए रखने के लिए। जैसे कि आपकी बात कर ली जाए, तो जैसे कि आपका उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग अपने अनुसार नीतियों का निर्माण करता है। वो दो देश तथा देश की व्यवस्था को ध्यान में ना रखते हुए अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए अपनी नीतियों का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से इंदिरा गांधी के द्वारा भी कुछ इस तरीके से भारत में लागू किया गया था, या फिर बोल सकते हो उनकी व्यवस्था देखी गई थी। फ्रेंड्स, तो जिसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि राजीव गांधी के द्वारा जिस प्रकार से राजीव गांधी थे, उनके द्वारा किस प्रकार से आपको
राजीव लोगोवाल यानी कि 1985 में देखा गया, जो कि आपके पाकिस्तान पे संधि यानी कि पाकिस्तान की शांति संधि के रूप में राजीव लोगोवाल को लागू किया गया। राजीव लोगोवाल राजीव लोगोवाल इस व्यवस्था में देखा गया कि उन्होंने अपने नाम को संबोधित करते हुए इस नीति का नामकरण किया राजीव लोगोवाल। उसके तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि इन्होंने श्रीलंका पर शांति संधि यानी कि श्रीलंका पर भी शांति संधि व्यवस्था लागू किया और इसे पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। और राजीव गांधी ने अपनी विदेश नीति के लिए पड़ोसी देशों पर ध्यान देना शुरू किया, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि राजीव गांधी की एक थिंकिंग थी कि पड़ोसी देशों पर ध्यान दिया जाए। पड़ोसी यानी कि जो पड़ोस के देश थे उन पर, पड़ोस के जो देश थे उन पर इन्होंने पूर्ण रूप से आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए इन्होंने पड़ोसी देशों पर अपने आप को आगे बढ़ाया और उनके साथ मित्रता यानी कि मित्रता रखने की भावना देखी गई। क्योंकि ये जानते थे कि एक देश अपने आसपास के देशों को लेके आगे बढ़ेगा तो सुरक्षित देखने को मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय तौर पे तब जाके अपना अस्तित्व बनाने में सक्षम हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी पड़ोसी नीति को सत्यापित करते हुए श्रीलंका के साथ शांति समझौता किया तथा देश में चल रहे जो भेदभाव थे तथा या फिर बोल सकते 1985 में पंजाब में शांति संधि देखी जाती है, यानी कि पंजाब के लोगों के द्वारा जिस प्रकार वाद विवाद हो रहे थे तो उन्होंने शांति को बरकरार रखने के लिए शांति समझौते देखा गया। तो इनके अंतर्गत इनके समय अवधि के काल में यानी कि राजीव गांधी के समय अवधि में इन्होंने विदेश नीतियों को आगे बढ़ाते हुए देश की व्यवस्था में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया शांति को बरकरार रखने के लिए। और पड़ोसी देशों पर इन्होंने ध्यान देते हुए श्रीलंका जैसे देशों पर भी इन्होंने शांति संधि को बरकरार रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा वीडियो था जिसमें हमने ये देखा कि कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत या फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत भारत की विदेश या फिर बोल सकते हैं विश्व दृष्टिकोण किस रूप में देखा जाता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा, ये टॉपिक क्लियर हो चुका। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।